आज 5वां दिन था। आकृति हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर धैर्य के साथ घर आ रही थी। इन 5 दिनों में धैर्य ने कोई कसर नहीं छोड़ी आकृति की देखभाल करने में। खाने से लेकर दवा तक का वह पूरा ख्याल रखता। साथ में अनाबी को भी उसने बखूबी संभाला था। हर रोज कनिका आकृति से मिलने आ जाती, जिस पर धैर्य खामोशी से अनाबी को लेकर हॉस्पिटल के लॉन में आकर टहलने लगता। कभी कभी आकृति के कहने पर वह अनाबी को वहीं रहने देता, लेकिन खुद कभी नहीं रुका। दोनों खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी यादों में खोए हुए थे कि अचानक से गाड़ी रुकने की आवाज ने दोनों का ध्यान भंग हुआ। ड्राइवर, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? धैर्य अपनी यादों से बाहर आता हुआ बोला, सर जी आपका घर आ गया। मेरा मतलब, यहाँ सड़क पर क्यों रोक दी? घर के अंदर ले चलो। सर जी गेट नहीं खुला। वॉचमैन कहाँ गया? उसे बुलाओ। ढंग से काम नहीं करना तो कहीं और जगह जाकर नौकरी ढूंढ ले। आकृति अपना हाथ धैर्य के हाथ पर रखते हुए, शांत हो जाइए। ऐसे बिना जाने आप उस पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? हो सकता है किसी जरूरी काम के कारण वह गया हो। ड्राइवर, जल्दी से जाकर दरवाजा खोलो और अंदर गाड़ी ले चलो। सर जी रामू काका गेट खोल रहे हैं। गाड़ी अंदर पहुंचते ही धैर्य उससे उतरकर, रामू काका, ये वॉचमैन कहाँ गया है? बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह डॉक्टर के पास दवा लेने गया है। हाँ, और ये मेरे घर में ताला क्यों लटक रहा है? घर के बाकी लोग कहाँ चले गए? बेटा, जिस दिन से आप और छोटी बहुरानी घर से निकले थे, उसी दिन दोपहर के वक्त अवंतिका बहू और उत्पल बड़े बड़े 4 बैग लेकर घर से निकल गए। काका, आपने उनसे पूछा नहीं वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? बेटा, पूछा तो हमें ही डपट दिया। अब हम इस घर के नौकर चाकर, इससे ज्यादा और हमारी क्या पूछने की हैसियत है? 2 दिन बाद जब पुलिस घर आई उनके बारे में पूछताछ करने के लिए, तब पता चला कि वह बकायेदारों से कर्ज से बचने के लिए सब घर छोड़कर भाग गए हैं। इसी डर से वह लोग अपनी बेटी की लाश तक देखने नहीं आए। हम सब ने मिलकर ही नैन्सी बेबी का अंतिम संस्कार किया। धैर्य आश्चर्यचकित होकर, क्या कहा आपने? नैन्सी खत्म हो गई? कब, कैसे? ये तो पता नहीं बेटा। पुलिस वाले लाश लेकर आए थे। कुछ लोग बोल रहे थे जिनका उधार लिया था उन्हीं में से किसी ने मार दिया है। कोई कहता है जिससे शादी होने वाली थी उसी ने मारा है। जितने मुंह उतनी बातें बेटा। आपको कई बार फोन मिलवाया लेकिन आपका फोन लगा ही नहीं, तो हम सबने ही बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। उतनी देर से उन दोनों की बातें सुन रही आकृति खुद के उधेड़बुन में खोई हुई थी कि धैर्य को पूरी बात बताया नहीं। आखिर में वह फैसला लेती है कि वह सारी बातें सच सच धैर्य को बता देगी, फिर वह उसे चाहे कितना भी डांट ले। धैर्य, अंदर चलिए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ताला खोलिए काका और कुछ हेल्दी खाने को बनवाइए। जी बेटा, मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ। साहब जी, मेम साहब, आप दोनों इधर ही मेरे को मिल गए। मेरे को लगा था अपन लेट हो गए। उस भाजी वाले ने अपन को बहुत ही मोल भाव की, तब जाकर मेरे को सस्ते दामों में भाजी दी। मराठी साड़ी पहने हुए एक औरत हाथ में सब्जी के कई थैले लिए हुए मुस्कुरा रही थी। अरे अमृता, तुम इतनी सारी सब्जियां लेकर आ गईं। तुम्हें किसने बताया कि हम सब आने वाले हैं? रामू काका ने अपन को बोला, जा अमृता, मार्केट से भाजी ले आ, साहब जी आने वाले हैं। धैर्य बेटा, अंदर आइए, ताला खोल दिया है। तू यहाँ खड़े खड़े क्या पंचायत कर रही है? जा जल्दी रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार कर। रामू काका पास आते हुए बोले, अभी चाहती मैं यूं चुटकी में सबके लिए खाना पका कर लाती। आप सब अंदर चलो बेटा, मैं आपका सामान अंदर रखवा देता हूँ। धैर्य फ्रेश होकर अपने रूम में किसी से बात करने में लगा था, तभी पीछे से आकृति आकर धीरे से, जी आपने बुलाया? हम, बोलो, क्या जरूरी बात करनी थी? यही कि नैन्सी का खून बकायेदारों ने नहीं बल्कि सूरज ने मेरी आंखों के सामने किया था, क्योंकि वह सूरज की असलियत जान चुकी थी। छोड़ो ये बातें, इनका अब कोई मतलब नहीं रह गया। ये कुछ जरूरी सामान की लिस्ट है, किसी से कहकर मंगवा लेना। हाँ, आकृति मन ही मन में बड़बड़ाती है। काका के कहने पर तो चौंक गए थे, जैसे किसी ने इनकी किडनी निकाल ली हो, लेकिन मैंने बताया तो ऐसे रिएक्ट कर रहे जैसे नैन्सी से जन्म जन्मांतर से जानते ही ना हो। इनका कुछ समझ ही नहीं आता कब कैसा मूड बना लें।
और सुनो, आज से हम एक ही कमरे में साथ रहेंगे और साथ ही सोएंगे। सो अपना और अना का सारा सामान यहीं रख लेना। क्यों, एक ही कमरे में क्यों सोना है? आकृति बड़े धीमे स्वर में पूछती है। वो इसलिए ताकि तुम दोनों को कोई दिक्कत ना हो। मुझे कोई भरोसा नहीं कि तुम मेरे बिना टाइम से खुद दवा लोगी। अना को भी अपने जैसा बना दिया। बिना सौ बहाने के दवा वो भी नहीं खाती। अब बिना सवाल जवाब किए चुपचाप जो कहा है वो करो। क्या करना है? अच्छा, वो रहने रहने दीजिए। मुझे सब याद आ गया। आकृति मन में कितनी बुरी तरह घूरते हैं, जैसे गिद्ध अपने शिकार पर दृष्टि डाले हुए रहता है। याद नहीं? एक बार अभी अच्छे से देख लो क्या क्या मंगाना है, फिर बाद में मत बोलना कि भूल गई थी। धैर्य बेटा, नाश्ता तैयार हो गया है। आप कहें तो टेबल पर खाना लगवा दूं? रामू काका दरवाजे पर खड़े होकर धैर्य से पूछते हैं। जी काका, हम अभी आते हैं। धनकना कहाँ है? उसे लेकर नीचे चलो। वो कमरे में ही खेल रही है, मैं अभी लेकर आई। आकृति अनाबी को लेने चली जाती है। धैर्य अपने कमरे से बाहर नीचे जाने के लिए निकल जाता है। तीनों नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। आकृति को अपने बगल में बैठे देखकर धैर्य बोला, मेरे बगल में नहीं, उस तरफ ठीक मेरे सामने जाकर बैठो ताकि मुझे दिखाई दे तुम ढंग से नाश्ता कर रही हो कि नहीं। आकृति मुंह बनाते हुए, जाती हूँ। आकृति धीरे से बड़बड़ाती है। चलो अन्ना बच्चा, हम गरीब के ऊपर ही सब जुल्म ढाते हैं, खुद चाहे कुछ भी करें। धैर्य एक एक करके चारों बॉल खोलकर देखता है। काका, दलिया नहीं बनाई क्या? बनी है बेटा, अमृता अभी लेकर आती होगी। ऊंची आवाज में, अमृता जल्दी दलिया ला, कितनी देर लगाएगी? ये आ गई आपके वास्ते दलिया साहब जी। अमृता हाथ में दलिया का कटोरा लिए आती है। आकृति खाना परोसने के लिए खड़ी होती है कि बीच में धैर्य उसे रोकते हुए, तुम बैठकर चुपचाप खाना खाओ, खाना काका सर्व कर देंगे। अनाबी दलिया को देखकर सड़ा सा मुंह बना लेती है। क्या हुआ मेरे बच्चे? लाओ, मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। मम्मा, बच्चा एक ही थाली से खाना खाएंगे। आकृति अपने हाथ से अनाबी को खाना खिलाने लगती है। मम्मा, आप भी खाओ ना। अनाबी खुश होते हुए बोली, हम अब मम्मा की बारी है, फिर मेरे अना बच्चा की। आकृति जैसे ही चम्मच अपने मुंह के पास लाती है, तभी उसकी नज़र सामने लगी एक तस्वीर पर चली जाती है, जिसे देखकर वह उठ खड़ी होती है। धैर्य प्लीज, आप अनाबी को खाना खिला दीजिए। वह दौड़कर रोते हुए वहां से जाने लगती है। धनक, क्या हुआ? धनक रुको, मैंने कहा रुको, पहले बताओ मुझे क्या हुआ। वह धैर्य की बातों को अनसुना कर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ अन्ना? आपकी मम्मा ऐसे क्यों रोने लगी? मुझे नहीं पता। पापा, मम्मा खुद से रोने लगी, मैंने तो कुछ नहीं किया। काका, अमृता, आप लोगों को कुछ पता है? नहीं धैर्य बेटा। बहुरानी अभी तो अना बिटिया को खिलाकर खुद खाने जा ही रही थी कि अचानक से रोने लगी। मेरे को भी कुछ नहीं मालूम साहब जी। धैर्य चेयर से उठकर खड़ा होता है और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगता है। ओह अच्छा, इसलिए रोते हुए भाग गई। धैर्य गुस्से से बोला, ये फोटो यहाँ पर किसने लगाई है? अमृता साड़ी का पल्लू अपने हाथ की उंगलियों में लपेटते हुए बोली, वो साहब जी, मैंने लगाई। मेम साहब पेट से हैं, इस वास्ते। मेरे को लगा मेम साहब खाते टाइम बच्चे का फोटो देखेंगी तो उन्हें। धैर्य उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो और ये फोटो अर्जेंट यहाँ से हटाकर फेंको। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद ये फोटो नजर नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गलती हो गई साहब जी, मैं अभी निकाल कर फेंकती है। धैर्य अनाबी को अपनी गोद में उठाकर आकृति की खाने की प्लेट लेकर ऊपर की ओर चुपचाप चला जाता है। आकृति बालकनी में खड़ी एकटक बाहर देखने में लगी थी। उसकी आंखों से बरबसी आंसू निकलकर गालों को भिगोए जा रहे थे। ओह, यहाँ आकर पूरे शहर में बाढ़ लाने की प्लानिंग की जा रही है। धैर्य अनाबी को अपनी गोद से नीचे उतारता हुआ कहता है। आकृति जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करते हुए, मैं कहाँ रो रही हूँ, मुझे बस वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ चली आई। ये तुम्हारी चूड़ियों की खनक तुम्हारे झूठ की पोल खोल रही है धनक, जो कोमल हाथों के साथ मिलकर गालों पर लुढ़क आए कीमती मोतियों को छुपाने की भरकस प्रयास कर रहे हैं। धैर्य मुस्कुराते हुए कहता है। अनाबी दौड़कर आकृति की साड़ी खींचकर मुंह ऊपर करके आकृति की तरफ देखकर, बोलो ना मम्मा, आप क्यों रो रही थीं? नहीं मेरा बच्चा, आपकी मम्मा कहाँ रो रही है?
पापा बस यूं ही बोल रहे हैं। धैर्य उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठा देता है। खुद उसके सामने चेयर पर बैठ जाता है। अनाबी को धैर्य टेबल पर बैठाते हुए, आप सही है, चलो अब नाश्ता शुरू करो। एक चम्मच अनाबी को खिलाता है और दूसरा चम्मच आकृति की तरफ बढ़ा देता है। प्लीज धैर्य, मेरा मन नहीं है, आप अना को खिला दीजिए, जब मेरा मन होगा मैं। धैर्य उसकी बात बीच में काटते हुए, चुपचाप खाओ। उस दिन जब मैं गिल्टी फील कर रहा था तब तो बड़ा ज्ञान की बात कर रही थी, आज वह ज्ञान कहाँ चला गया जब एक फोटो ने तुम्हारे सब्र का बांध तोड़ दिया। देखो धनक, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या बीत रही होगी, लेकिन उन यादों में रहकर हम खुश नहीं रह सकते और ना ही किसी और को खुश रख सकते हैं। जाने वाला हमसे दूर जाता है, दुनिया से नहीं। वह किसी और के साथ जब खुश है तो हम क्यों नहीं उसके लिए खुश रहें। हम आपकी बात समझने की कोशिश करूंगी। आकृति अपने आंसू साफ करते हुए बोली। अना भी मुंह बनाते हुए, अना बच्चा ने खाना खा लिया है, अब उसे सोना है। धैर्य बोला, अरे अभी तो आप बोल रहे थे कि आपको घूमने जाना है, जब आप लोगों को टाइम मिले तब ना। कोई अना बच्चा से बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ आप दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे हो। आकृति उसकी क्यूट सी शक्ल देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी और उसे गोद में उठाकर उसका माथा चूम लिया। मम्मा चलेगी ना आपके साथ? बताइए आपको कहाँ घूमने जाना है? देखा पापा, मैंने मम्मा के फेस पर कैसे स्माइल ला दी। मम्मा मुझे जू घूमना है। हम देखा मेरा क्यूट बच्चा, अभी आपकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, हम किसी और दिन घूमने चलेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज धैर्य, चलिए ना, अना का इतना मन है, प्लीज। ठीक है चलो। रात 12 बजे धैर्य सोफे पर सोया था। आकृति अनाबी के साथ बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। दो काले साए धैर्य के कमरे के बाहर फुसफुसाते हुए आपस में बात करने में लगे थे। उनकी आवाज से पता चल रहा था कि दोनों पुरुष हैं। पहला आदमी, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि तुमने अपना काम ढंग से किया है? तुमने कोई चूक तो नहीं हुई है? दूसरा आदमी, मुझसे कोई चूक नहीं हुई है, मैंने तीनों को आपकी दी हुई दवा अपनी आंखों के सामने मिलाकर पिला दी है। बची हुई दवा को मैंने सबके खाने में मिला दिया था ताकि कोई नौकर भी इनकी मदद को ना आ सके। पहला आदमी, गुड जॉब। दूसरा आदमी, सर जी, आप पर भरोसा करके आपका साथ दे रहा हूँ, इस मामले में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, अपने साथ आपको भी ले डूबूंगा। पहला आदमी, अबे मेरा दिमाग मत गर्म कर, वरना इन तीनों से पहले तेरा क्रियाकर्म कर दूंगा। ये पकड़ अपने काम की कीमत 10,000 रुपया और ध्यान से सुन। पहली बात, पैसे छिपा कर रखना, और दूसरा, कोई देख ले तो बिना डरे यही बोलना कि पैसे धैर्य साहब से एडवांस में कुछ जरूरी काम के लिए पैसे मांगे थे। इसके सिवा तूने मेरा नाम लेने के लिए अगर मुंह खोला तो उससे पहले मेरी पिस्टल की गोली तेरा हलक चीर कर रख देगी। अब जाकर सो जा, सुबह से पहले यहाँ नजर मत आना। दूसरा आदमी, जाता हूँ, हेकड़ी मत दिखाओ। पहला आदमी अपने आप को पूरी तरह से काले लिबास में ढके हुए, सिर पर ब्लैक कलर की गोल हैट, चेहरे पर ब्लैक मास्क, आंखों में ब्लैक चश्मा, हाथ में ब्लैक ग्लव्स, पैर में ब्लैक बूट, ऊपर से उसने ब्लैक ओवरकोट पहन रखा था। उसने ओवरकोट की पॉकेट में हाथ डालकर एक चमचमाता हुआ छुरा निकालकर उस पर एक गहरी नजर डाली और कमरे का दरवाजा खोलकर सीधा अंदर दाखिल हो गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता सोफे की तरफ अपने कदम बढ़ाए और एकाएक अपना छुरा हवा में उछालकर वापस पकड़ते हुए सोफे पर लेटे धैर्य पर अनगिनत प्रहार करता चला गया, जब तक कि उसका दिल नहीं भरा। वह बड़ी ही क्रूरता से छुरा घोंपे जा रहा था, जैसे वह किसी इंसानी शरीर में वार न करके किसी तरबूज पर अपना गुस्सा निकाल रहा हो। उस आदमी का पूरा शरीर खून के छींटों से भर चुका था। सोफे से खून पानी की तरह फर्श में बह चला। वह धीरे से आगे बढ़ा और सोई हुई आकृति पर भी सैकड़ों प्रहार करके छुरा एक तरफ फेंक कर हाँफता हुआ घुटनों के बल बैठ गया। हा 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 हा, आज मैंने सबका बदला पूरा किया, जो कोई ना कर सका वो मैंने कर दिखाया। देख मेरी जान, मैंने तुम्हारा मकसद पूरा कर दिया। आज तेरी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। इस हरामजादे की बेटी को ऐसी जगह फेंक कर आऊंगा जहां वह दिन रात जिल्लत की जिंदगी जीकर इन दोनों को कोसेगी। देखना तुम जान, इन दोनों को नर्क में भी जगह नहीं मिलने वाली। हा 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 हा। तभी किसी ने कमरे की लाइट ऑन कर दी और पूरा कमरा उजाले से भर गया।
तुम दोनों जिंदा हो? फिर मैंने किसे मारा? पुलिस यहाँ कैसे पहुंची? वह तुम सबसे मिला हुआ था। वह अचंभित होकर इधर उधर देखता है। पूछ क्या रहा है, खुद ही देख ले। धैर्य घृणा भरी नजरों से देखते हुए बोला। वह उठकर बेड पर पड़ी चादर हटाकर देखता है। वहां आकृति की जगह उसका रबर का पुतला था। तुम सबने मुझे धोखा दिया। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वह जमीन पर पड़ा छुरा उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही एसीपी लवलेस उसके हाथ पर गोली चला देता है। दाएं। तुम सबका ये मरने मारने का खेल खत्म मिस्टर हैंड्सअप। वह बिना कोई हरकत किए अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है। इंस्पेक्टर जाओ, जाकर इसका मास्क हटाओ। एसीपी लवलेस आदेश देता है। रुको सर, मैं इसे बेनकाब करना चाहता हूँ। मैं भी तो देखूं अब कौन बचा है जो इस कदर मुझसे नफरत करने के चक्कर में इतनी नीचता पर उतर सकता है। उम्मीद है ये भी कोई तथाकथित अपना ही होगा। धैर्य पहले उसकी हेड निकाल कर फेंकता है, फिर उसका चश्मा, और फिर एक झटके में उसका मास्क उतार कर फेंक देता है। उसके सामने जो खड़ा था उसे देखकर वह हैरान रह गया। तूने ये सब किया? सच में यकीन नहीं हो रहा तू ये सब कर सकता है। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्त होकर दुश्मनी निभाई कमीने। धैर्य उसका गला दबाने लगता है। एसीपी लवलेस धैर्य को पकड़कर उससे दूर करते हुए, छोड़िए मिस्टर धैर्य, मैं आपको कानून अपने हाथों में नहीं लेने दे सकता। इसे सजा कानून सुनाएगा। इंस्पेक्टर, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? इसे अरेस्ट करो। हाँ हाँ हाँ, मैंने किया, क्यों ना करूं। तेरे उस हरामी आदमी मेरी मंगेतर सिया की जान ले ली। अच्छा हुआ उसके साथ वो भी दलदल में फंसकर मर गया। तूने और तेरी बीबी ने मिलकर मेरे साथ जो किया, उसके बदले में ये बहुत कम सजा है। उस औरत को तो सजा मिल गई, लेकिन तेरी ये नई बीबी भी कुछ कम नहीं है। हमेशा दूसरे के फटे में टांग अड़ाती रहती है। अच्छा खासा मेरा प्लान चौपट कर दिया इस हरामजादी ने। चटाक एक तमाचा धैर्य ने उदित के गाल में जड़ दिया। कमीने, अब एक बार भी तूने धनक के बारे में गलत बोला तो यहीं तुझे जिंदा जला दूंगा। अपनी गंदी जुबान से कभी गलती से भी धनक का जिक्र मत कर देना। उदित भैया, मैंने आपके साथ गलत किया माना। धैर्य और समृद्धि ने आपके साथ गलत किया, चलिए ये भी मान लिया। पर इन सब में मेरी बच्ची का क्या कसूर? उस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप सबने उसके प्रति ऐसी गंदी धारणा बनाकर उसके साथ इतना गंदा खेल खेलते रहे, फिर भी जी नहीं भरा तो उसकी जिंदगी जहन्नुम बनाने पर उतर आए। आकृति अपने आंसू साफ करते हुए, इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाकर ऐसी सजा दीजिए कि दुनिया याद रखे कि इतनी घिनौनी हरकत करने वाले का अंजाम क्या होता है। इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दीजिए। ये लीजिए सर, इसके दूसरे साथी को रुपये के साथ पकड़कर लाया हूँ। दूसरा इंस्पेक्टर रामू काका की बनियान पकड़े घसीटते हुए लेकर आता है। रामू काका दौड़कर धैर्य के पैर पकड़ लेते हैं। धैर्य बेटा, हमको माफ कर दो। हम थोड़े से पैसों के लालच में आकर गलत लोगों का साथ दे बैठे। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो हम इतनी नीच हरकत करने का सोचे, हमको माफ कर दो बेटा। एसीपी सर, इन दोनों को प्लीज यहाँ से लेकर जाइए। इनकी शक्ल देखकर मेरा खून खौल रहा है। इंस्पेक्टर, इन दोनों को लेकर जाओ। हमको बचा लो बहू रानी। धैर्य बेटा से कह दो एक बार, बस माफ कर दें। रामू काका दौड़कर आकृति के आगे हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, ये चल ज्यादा नौटंकी मत कर। जिस थाली में खाया उसी में छेद करता है। आज तुम दोनों की हवालात में इतनी ठोकाई करूंगा कि साजिशें रचना भूल जाओगे। इंस्पेक्टर बाल पकड़कर रामू काका को ऊपर उठाकर हाथ में हथकड़ी लगाते हुए बोला, ठीक है, अभी चलता हूँ धैर्य, सुबह फिर आपसे मिलने आऊँगा, कुछ स्टेटमेंट आपके और आपकी वाइफ के लेने के लिए। एसीपी लवलेस धैर्य से हाथ मिलाता हुआ बोला, आप मेरे कहने पर बिना सवाल किए तुरंत चले आए, यही काफ़ी है सर। मैंने जहरीला दूध और खाना दोनों बेड के नीचे रख दिए थे। आप उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सुबह धैर्य हॉल में बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम करने में लगा था। आकृति अनाबी को तैयार करके नीचे ले आई और धैर्य के सामने सोफे पर बैठकर उसे घूरने लगी। ऐसे क्यों मुझे घूरने में लगी हो? घूर नहीं रही, देख रही हूँ कि सुबह 4 बजे से काम करने में लगे हो, 10 बजने को आए हैं, लेकिन अभी तक आपका काम ही खत्म नहीं हुआ। अब 5-6 दिनों का पेंडिंग काम है, वक्त तो लगेगा ना। तुम बताओ क्या काम है? अना को उस स्कूल से हटाकर नॉर्मल बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराना है। जब मेरी बच्ची नॉर्मल बच्चों के जैसी है, फिर वह विशेष बच्चों के स्कूल क्यों जाए? हम
कोई अच्छा स्कूल देखा जहाँ पर पढ़ाई के साथ सिक्योरिटी फैसिलिटी और चीज़ें हों। धैर्य अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, ये 5 ऐसे स्कूल मैंने देखे, अब बाकी आप देखकर बताइए कौन सा सही रहेगा। आकृति अपना फोन धैर्य को पकड़ा देती है। धैर्य आकृति को कनखियों से देखकर मन में बोलता है, क्या हो आखिर तुम धनक। आज के टाइम जहाँ अपने धोखे दिए जा रहे हैं, वहीं तुम पराई होकर भी अपनों से ज्यादा अपनी बन गई। इतनी फिक्र तो शायद समृद्धि भी अपनी बेटी की नहीं करती जितना तुम कर रही हो। सही कहते हैं लोग, सिर्फ जन्म देने से औरत कोई माँ नहीं बन जाती। माँ बनने के लिए ममता होनी चाहिए। अगर आज समृद्धि भी आकर बोले कि अना उसकी बेटी है, तो मैं तुम्हारा पक्ष लेते हुए यही कहूंगा, धनक के आते ही अना सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी है, ना कि हमारी। गुड मॉर्निंग मिस्टर धैर्य, और क्या चल रहा है। कुछ नहीं एसीपी सर, आइए बैठिए, आपका ही वेट कर रहा था। अरे आप लोग खड़े मत होइए, बैठे रहिए। एंड थैंक यू। एसीपी सोफे पर बैठते हुए, क्या लेंगे एसीपी सर, ठंडा गर्म कुछ। फिलहाल तो मैं अपने सवालों के जवाब चाहता हूँ, ठंडा गर्म बाद में। बस हो सके तो बच्ची को कुछ देर के लिए किसी के साथ खेलने के लिए भेज दीजिए। अच्छा नहीं लगता उसके सामने ये सब बातें हों। एसीपी अपने साथ लाई फाइल खोलते हुए बोला, आकृति, मैं अना को अपने साथ लेकर जाती हूँ। नहीं मैम, आप भी बैठिए, मुझे आपसे भी कुछ जरूरी सवाल करने हैं। ठीक है, अमृता इधर आओ। जी मैम साहब। अना बेबी को ऊपर वाले कमरे में ले जाओ, उसके साथ वहीं रहना जब तक कि मैं ना आ जाऊं। आकृति अनाबी के बालों में हाथ फेर कर उसके गालों पर किस करते हुए, जाओ ना बच्चा, आंटी के साथ जाकर खेलो। मम्मा अभी पुलिस अंकल से बात करके झट से ऊपर आती है। जी मैम साहब, मैं अना बेबी को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चलो अना बेबी, हम लोग चलकर खेलते हैं। अनाबी के जाने के बाद, हाँ तो मिस्टर धैर्य, ये बताइए उस खंडर तक आप पहुंचे कैसे। कोई कॉल आया आपको या कुछ और तरह से। मैं अपने होटल का काम खत्म करके अपनी वाइफ के प्रेगनेंसी पिलो लेने जा रहा था, तभी मेरे मोबाइल में कॉल आया कि अगर मैं अपनी वाइफ और बच्चे को बचाना चाहता हूँ तो उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाऊँ। वह मैसेज दिखाइए। धैर्य के मन में अविनाश की बात याद आती है। जैसे ही धैर्य मैसेज पढ़कर मेंटल हॉस्पिटल के उस वार्ड से निकलने की कोशिश करता है, अचानक से कोई उसका मुंह दाब कर साइड के रूम में ले जाता है। धैर्य आंखें फाड़कर देखते हुए, अविनाश आप यहाँ क्या कर रहे हो। ये सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए कि होटल का धंधा छोड़कर हमारा धंधा कब से शुरू कर दिया। ऐसे आंखें फाड़कर मत देख। धैर्य, मेरी बात ध्यान से सुन। इस आदमी के कपड़े पहनकर यहाँ से फौरन निकल जा। किसी भी सीसीटीवी फुटेज में तेरा चेहरा नहीं आना चाहिए। पुलिस को ये मत बताना कि तू यहाँ आया था। कुछ भी ऐसा बता देना जिसका तुझे प्रूफ न देना पड़े, वरना वह खाकी वर्दी वाले तुझे अपने लपेटे में लेकर हैरान गधा बना देंगे। आगे आपने क्या किया मिस्टर धैर्य, और क्या करता सर। अविनाश को फोन लगाकर उन्हें सारी सच्चाई बताई और उन लोगों से मिलने पहुंच गया। आपने अविनाश से पहले पुलिस को बताना जरूरी नहीं समझा। पुलिस को बताकर मैं अपनी वाइफ और बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। आपने अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे पुलिस पैसों पर बिकी हुई थी, इसलिए मैंने अविनाश को फोन लगाया और उन्होंने ही कहा मुझसे कि तुम वहां पहुंचो, मैं पुलिस को लेकर पहुंचता हूं। बाकी का मामला आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। कैसे क्या हुआ है। आपकी एहसास ठाकुर और सिया की कुछ पर्सनल दुश्मनी थी क्या, इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं। नहीं सर, हमारे इनके बीच कुछ पर्सनल जैसा था ही नहीं। तो पर्सनल दुश्मनी किस बेस पर हो सकती है। हाँ, एक ही बिजनेस में होने के कारण प्रोफेशनल राइवलीज जरूर मान लीजिए। बाकी खुद मैं हैरान हूँ सिया की बातों को सुनकर। कुछ उनके बारे में पता चला। अविनाश और सिया का कुछ नहीं पता चला। वो सर्च टीम उन्हें ढूंढने के लिए लगाई गई थी। उसका कहना है कि वह दलदल मगरमच्छों से भरा हुआ है। ऐसे में किसी का वहां से बच पाना मुमकिन नहीं है। ये तो बेहद सैड न्यूज है। शांति दीक्षित आपके साथ आपके घर में कई वर्षों से रह रही हैं। उनका ऐसा व्यवहार क्यों। कुछ आपके उनके बीच मतभेद था क्या पहले, या कोई ऐसी घटना जिससे उन्होंने ये कदम उठाने का सोचा हो। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सर। उनको ससुराल वालों ने कुछ आपसी मतभेद के कारण निकाल दिया था, जिस कारण वह यहाँ हमारे साथ रह रही थीं। उदित और सिया को आप कब से जानते हैं। उदित मेरे बचपन का दोस्त है। हम साथ में ही स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, और सिया को उदित ने ही मुझसे एक पार्टी में मिलवाया था।
कल आपको कैसे पता चला कि कोई आपके ऊपर जानलेवा हमला करने वाला है? जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर अपने परिवार के साथ घर आया तो पता चला वॉचमैन घर पर नहीं है, दवा लेने मेडिकल स्टोर गया है। फिर जब रामू काका ताला खोलने गए, तभी हमारे घर काम करने वाली बाई अमृता ने बताया उसे रामू काका ने सब्जी के लिए भेजा था, जबकि मैंने ड्राइवर को सिर्फ ये कहकर बुलाया था कि कुछ काम है, वह हॉस्पिटल आ जाए। फिर जब मैं अपने रूम में फोन पर बातें कर रहा था, तब सामने लगे कबर्ड के शीशे में मैंने देखा रामू काका दरवाजे के पीछे छुपकर मेरी बातें सुनने में लगे थे। मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो देखा खराब हुआ पड़ा था। फिर क्या मेरा शक यकीन में बदल गया। अब मैं दिन में तो कोई ऐसी हिमाकत करने से रहा। शाम का खाना मैंने ऊपर मंगवा लिया, उसे एक कुत्ते को खिलाया तो देखा कुछ ही देर में वह चलते चलते गिर पड़ा। बाकी सब आपके सामने हुआ जो भी था। जब आप सबके बीच कोई मतभेद नहीं, उदित पाठक से आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है और सिया को सिर्फ उदित की गर्लफ्रेंड के रूप में आप जानते हैं, फिर ये सब लोगों ने मिलकर आपके खिलाफ इतना खतरनाक प्लान क्यों रचा? अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो अभी सब साफ साफ बता दीजिए मिस्टर धैर्य, वरना बाद में आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। धमकी अच्छी दे लेते हैं एसीपी साहब। एसीपी जैसे ही सोफे पर बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखता है, चौंक कर खड़ा होते हुए सवालिया लहजे में बोलता है, तुम यहाँ? हाँ जी, हम यहाँ। आपको क्या लगा एसीपी साहब, आप मेरे नाम की पूरी सब्जी यूं ही चटकारे लेकर खा जाएंगे? अजी मैं भी तो अपने राम नाम सत्य की पूड़ियों का स्वाद चखकर देखूं कैसी लगती हैं। तुम वहां से बचकर निकले कैसे अविनाश? सर्च टीम का कहना था कि वहां से किसी का बचकर निकल पाना नामुमकिन है। अविनाश पास आकर सोफे पर पसर कर बैठते हुए, अजी सांस तो लेने दीजिए एसीपी साहब, आप भी जरा अच्छे से सांस लेकर बैठ जाइए ताकि आप सबके क्यों म्यों भरे सवालों का जवाब जब मैं दूं तो ऊपर चलना बस हो। एसीपी लवलेस उसकी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए वह चुपचाप सोफे पर बैठ गया। हाँ जी, तो आपको जानना था कि मैं दलदल से हीरो जैसे कैसे बच निकला? हम बताओ। दरअसल वह दलदल एक खुफिया रास्ता के लिए बनाया गया है। जरा सी चूक हुई, बंदा दलदल के भंवर में फंसकर सुहा हो जाएगा। अहो भाग्य हमारे जो हम खुफिया रास्ते पर पधारे। सटअप यार अविनाश, सीधे से बोलो ना, क्यों हर वक्त मजाक करते रहते हो? लवलेश झुंझलाते हुए बोला, मैं भला मजाक क्यों करने लगा? 100% सच कह रहा हूँ। अच्छा तुम बच निकले तो वह लड़की भी जरूर तुम्हारे हाथ लगी होगी। बताओ उसे कहाँ छुपा कर रखा है? मैं भला किसी को क्यों छुपाने लगा एसीपी साहब, मैं खुद उसे पुलिस थाने छोड़कर आया हूँ। यकीन ना हो आपको तो थाने जाकर देख लीजिए। यकीन है यार, कोई पहली दफा तुम्हारी हरकतें नहीं देख रहा। तुमने पूछताछ तो पहले ही कर ली होगी, तभी तुम उसे थाने लेकर आए होगे। उसने क्या क्या बताया और तुम्हारे सोर्स से क्या कुछ पता चला? अजीब एसीपी हो यार, खुद सरकार से मोटी तनख्वाह लेते हो और केस की इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछ रहे। जाइए जाकर उससे अपने सवालों के जवाब पूछिए। वो तो मैं पूछ ही लूंगा, लेकिन तुम्हें बताने में क्या प्रॉब्लम है? आप मेरी प्रॉब्लम अच्छे से जानते हैं एसीपी साहब। अविनाश उसे आंख मारते हुए बोला। लवलेश गहरी सांस लेकर सिर हिलाते हुए, तुम कभी नहीं सुधर सकते अविनाश। बोलो, बदले मुझसे क्या चाहिए? राकेश सहवाल की रिहाई, जिसे आपके पुलिस महकमे ने बलि का बकरा बनाकर जेल में ठूस दिया है। ओके, मैं कोशिश करूंगा। एसीपी लवलेश, कोशिश नहीं, मुझे पक्की रिहाई चाहिए। धैर्य उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अपने अपने काम के दांव पर एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते। वहीं आकृति अपने में खोई थी कि उसकी चुपचाप जासूसी करने वाली पोलपट्टी धैर्य के सामने खुल जाएगी तो वह क्या जवाब देगी। ठीक है, काम हो जाएगा। अविनाश जोर से 3 बार ताली बजाते हुए बोला। धनुष माझी को अंदर लेते आओ। 20 वर्षीय युवक एक बूढ़ी औरत के साथ अंदर आता है। धनुष, अब तुम जाकर जो काम कहा था उसे कंप्लीट करो, मैं बाद में आता हूँ। आइए माझी बैठिए और इन सब से आज तक जो सच्चाई छुपी हुई थी वह सब विस्तार से बताइए। हमारी बिटिया को बचा लीजिए साहब, हम सब सच बता देंगे। पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है और सिया से आपका क्या रिश्ता है? एसीपी लवलेश उस बूढ़ी औरत की ओर देखकर पूछता है। साहब, हमारा नाम तुलसी है और हम यसु की दादी हैं। हमारी बिटिया के साथ जो भी हुआ उसके बाद शायद उसकी जगह कोई और भी होता
तो वह भी वही करता जो हमारी यसू ने किया था। क्या किया है मैंने आपकी बेटी के साथ? इस बार धैर्य बोला, आपने कछु न किया बेटा, जो किया आपके माँ बाप ने किया था। हमारे बहू बेटे की नई नई शादी हुई थी। वह बाहर मनाली घूमने जा रहे थे कि रास्ते में जंगल के पास उनकी गाड़ी खराब हो गई। मेरा बेटा जैसे ही गाड़ी की खराबी देखने के लिए नीचे उतरा, कुछ बदमाश उसे मारने पीटने लगे। ये सब देखकर मेरी बहू गाड़ी से निकलकर उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी कि तभी उनमें से दो बदमाश मेरी बहू को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। वह रोती बिलखती छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी निर्दयी ने उस बेचारी पर तरस नहीं खाया। एक एक करके उन सातों बदमाशों ने मेरी बहू की इज्जत लूट ली। उसे जब होश आया तो उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वह जैसे तैसे करके गाड़ी के पास आई तो देखा उसका पति खून से लथपथ जमीन में पड़ा हुआ था। उसकी सांसें धीमी गति से चल रही थीं। वह अकेले ही अपने पति को गाड़ी में लिटाया और अस्पताल ले गई, लेकिन वह उसे बचा ना सकी। अपने पति के वियोग में वह उसी हॉस्पिटल की छत पर से कूदकर जान देने जा रही थी, लेकिन तभी धैर्य के बाप जग्गू ने आकर उसे बचा लिया। मेरे बेटे की 13वीं वाले दिन अचानक से मेरी बहू बेहोश होकर गिर पड़ी। हम सब उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला वह 1 माह की गर्भवती है। फिर दिन बीतते गए। जग्गू आए दिन किसी न किसी बहाने से हमारी बहू से मिलता, उसका दिल जीतने की कोशिश करने लगा। सभी की नज़रों में वह खुद को इतना अच्छा साबित कर चुका था कि सब बोलने लगे कि इन दोनों की शादी क्यों न करा दी जाए, ताकि दुनिया में आने वाले बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार मिल सके। जब हमने उसके माँ बाप से शादी की बात की उससे, तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन काफ़ी समझाने बुझाने के बाद उसने शादी के लिए हामी भर दी। शादी बड़ी ही सादगी के साथ खास लोगों को बुलाकर संपन्न करा दी गई। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन जग्गू एक औरत को ये कहकर घर ले आया कि वह बेसहारा सड़कों पर अपने दूध मुँहे बच्चों को लेकर घूम रही थी। उसका पति उसे गर्भवती करके रेलवे स्टेशन में छोड़कर भाग गया था। ऐसे में उसे देखा नहीं गया। फिर उस औरत को यहाँ काम मिल जाएगा और जूही गर्भवती है, जिससे उसकी मदद भी हो जाएगी। मेरी बहू ने उसे घर के कामकाज करने के लिए रख लिया। एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी बहू ने सारी जमीन जायदाद का 70% हिस्सा अनाथ आश्रम में दान देने का और बाकी 30% अपने होने वाले बच्चे के नाम करने का मन बना लिया। जब शाम को जग्गू घर आया, उसे ये बात पता चली तो दोनों के बीच जमकर बहसबाजी शुरू हो गई। बहस अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों हाथापाई करने लगे। कमरे से टूटने फूटने की आवाज़ सुनकर हम जल्दी जल्दी चलते हुए उनके कमरे की तरफ भागे। कमरे के बाहर पहुंचकर देखा तो कमरा अंदर से बंद था। खिड़की के पास जाकर झांक कर अंदर देखा। जग्गू मेरी बहू का जोर से गला दबाकर कहने में लगा था, साली तू मेरा प्लान चौपट करने में लगी है। जिस जायदाद को पाने के लिए हमने सालों से प्लान बनाया, अपनी बीवी और दूध मुँहे बच्चे को नौकरों की जिंदगी जीने के लिए छोड़ा और तू जायदाद को एक झटके में दान देने चली है। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब देखकर एक बखत को हमारी सांसें हलक में अटक गईं, लेकिन फिर खुद को संभाल कर टेलीफोन की तरफ भागे। लेकिन तभी पीछे से जिसे जग्गू लेकर आया था, उस नौकरानी ने हमारे सर पर डंडा मारकर हमें बेहोश कर दिया। पता नहीं कब हमें होश आया। देखा एक कमरे में हम कुर्सी पर बंधे पड़े हुए थे। जैसे तैसे हम खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकले। सोचा सीधा पुलिस के पास जाकर जग्गू की सारी करतूत सबको बताएंगे। फिर लगा कि शायद जग्गू ने पुलिस को खरीद ना लिया हो, इसलिए सीधा घर जाकर सबके सामने बताना ही ठीक रहेगा। हम छुपते छुपाते घर पहुंचे तो देखा हॉल में जग्गू, नौकरानी और उसके 4-5 साथी के साथ हमारी बहू के माँ बाप बैठकर जायदाद का हिस्सा बांट करने के बारे में बात कर रहे थे। हमारी बहू का बाप बोल रहा था, जायदाद का 30% हिस्सा मुझ अकेले को चाहिए। आखिरकार मैंने अपनी औलाद के परिवार को उजाड़ने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। सौतेली थी तो क्या हुआ, थी तो हमारी बेटी ही। सब इसी तरह अपना अपना हिस्सा गिन रहे थे। सबकी बात सुनने के बाद जग्गू बोला, देखो पुलिस और डॉक्टरों को शांत कराना सबसे ज़रूरी है।
उन्होंने ही इस मर्डर को तुलसी के ऊपर डालने में सबसे पहले हमारी मदद की है। इसके बाद हम सब मिलकर सारी जायदाद का बंटवारा कर लेंगे। जग्गू की बात बीच में काट कर वह नौकरानी बोली, ये सब बाद में करना, पहले हरामजादी जूही जो मरकर भी दो मुसीबत हमारे गले डाल गई है, उनका क्या करेंगे। मैं अपने धैर्य के सिवा उसकी दो जनी बेटियों को नहीं पालने वाली। अभी से साफ साफ कह देती हूँ, कोई बात नहीं अनुजा बिटिया, आप और दामाद जी परेशान ना हो, हम अपने नातिनों को पाल लेंगे। बड़ी होकर ये भी अपनी माँ की तरह मोटा माल कमा कर देंगी। ये सब सुनकर हमारा कलेजा मुंह को आ गया साहब। हमें लगा सामने आए तो हमें अब पुलिस पकड़कर जेल भेज देगी। इसलिए हम रात के अंधेरे में जब सब सो गए तो अपनी पोतियों को लेकर चुपचाप अपने मायके, जो कि एक छोटा सा गांव है, वहां आकर रहने लगे। हो सकता है आप सिर्फ बातों का पहाड़ बना रही हो, असलियत में आपने ही कत्ल किया हो। आप सच कह रही हैं, ये बात हम कैसे मान लें। आपके पास कोई इस बात का साक्ष्य है कि आप सच बोल रही हैं। एसीपी लवलेस गहरी सांस लेते हुए बोला, ये काम आप जैसे पुलिस वालों का है मिस्टर लवलेस, हम जैसे आम नागरिकों का नहीं। अगर सच्चाई जानने की कोशिश की गई होती तो आज ये हालात पैदा ना होते। उफ, मैं तो भूल गया। पुलिस तो सचकांड पहले होने से पहले जानती थी, फिर क्या ही सच झूठ। बाकी सच तो ये है कि पुलिस और कानून व्यवस्था ही एक सीधे साधे शरीफ इंसान को अपने बिकाऊ तौर तरीके दिखाकर मुजरिम बनने पर मजबूर कर देती है। अविनाश तंज कसते हुए बोला। एसीपी लवलेस उन सब की तरफ देखकर कहने लगा, मैं शक के तौर पर सवाल कर रहा हूँ, किसी को मुजरिम साबित नहीं कर रहा। मैं जूही मर्डर केस को रीओपन कराकर खुद इस केस की छानबीन शुरू करूंगा। जो भी इसका दोषी होगा उसे किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। उसे हर हाल में मैं सलाखों के पीछे भेज कर रहूंगा। आप सब मुझ पर विश्वास रखिए। अविनाश डायरी एसीपी की तरफ बढ़ाकर बोला, ये रहा आपका सबूत। जूही की डायरी, जिसमें उसने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि उसे जग्गू और नौकरानी के रिश्ते की खबर लग चुकी थी, जिसके बाद उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने अजन्मे बच्चे के नाम करने की ठान ली थी। रही बात 70% दान देने की, तो वह कुछ शर्तों के ऊपर निर्भर था। ये प्रॉपर्टी वाली बात उसने सिर्फ तुलसी जी को बताई थी। बाकी जग्गू को जूही के वकील ने ये सीक्रेट बात इस शर्त में बताई थी कि उसे इसके एवज में शिमला में जूही के नाम जो बंगला है उसे उसके नाम कर दिया जाए। टेबल पर कागजात फेंकते हुए ये रहे उस बंगले की प्रॉपर्टी के कागजात, जिसमें जूही के मरने के एक सप्ताह बाद झूठी डील करके उसके वकील के नाम पर कर दिया गया है। एसीपी लवलेस खामोशी से कुछ देर कागजात पढ़ता रहा और फिर डायरी के कुछ पन्ने पलटकर देखे। अंत में उसने उन्हें एक तरफ रखकर तुलसी जी की तरफ मुखातिब होते हुए, चलिए, डायरी के कथानुसार कातिल जग्गू और उसके साथी लगते हैं, लेकिन आपने अभी कहा कि आप दोनों बच्चियों को लेकर अपने मायके आ गई थीं, पर यह बात सिया को कैसे पता चली और उसकी जुड़वा बहन कहाँ पर है? क्या कभी जग्गू और पुलिस ने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की? अगर कोशिश की तो आप उनसे बची कैसे? ढूंढने की बहुत कोशिश की थी साहब, परंतु गांव वालों ने उनकी कोशिशों को मिलकर नाकाम कर दिया। जब पुलिस तलाश करते हुए हमारे गांव पहुंची तो हमें पकड़कर ले जाने की बात करने लगी, तो गांव के सरपंच ने उससे कहा, यहाँ पर फैसला सिर्फ पंच ही मिलकर लेते हैं, किसी बाहरी का हस्तक्षेप उन्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। परंतु पुलिस रौब दिखाने लगी तो सब गांव वालों ने मिलकर पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। कुछ लोग अपने घरों से लाठी डंडे निकाल कर ले आए। ये सब देखकर पुलिस वाले भाग खड़े हुए। उस रात पंचायत बैठी और फैसला हुआ कि हमें बच्चियों समेत सकुशल कहीं दूर भेज दिया जाए। उसी समय हमारा छोटा भाई, जो विदेश में रहता था, गांव घूमने के लिए आया हुआ था। उसी के साथ अगले दिन हम बच्चियों को लेकर अमेरिका चले गए, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। 20 साल बाद जब हम अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए सिया की बहन मेघांका के साथ वापस आए, तो पता नहीं उसे क्या हुआ था, वह यहीं रहकर पढ़ाई करने की जिद करने लगी। उसकी बहन सिया ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन वह जिद पर अड़ गई। हार कर हम शहर में उसके साथ यहीं रहने लगे। एक दिन उसने सुबह घर में अपनी नस काट कर जान दे दी। धैर्य तुलसी जी की बात बीच में काटते हुए, 1 मिनट, आप जिस लड़की की बात कर रही हैं, क्या वह जय हिंद स्वराज कॉलेज में पढ़ती थी? हाँ बेटा, वहीं पढ़ती थी। वह आपसे बहुत प्यार करती थी,
लेकिन तब हमें नहीं मालूम था कि वह कोई और नहीं, अतीत का गुजरा हुआ पन्ना है। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता था। उसे ये बात मैंने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं थी। वह मुझे बार बार धमकी देती कि अगर मैंने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो वह अपनी जान दे देगी। मैंने भी एक दिन गुस्से में आकर ये बोल दिया कि तुम्हें जो करना है करो जाकर, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मरो या जियो, मैं सिर्फ समृद्धि से प्यार करता हूँ और उसी से करता रहूंगा। शायद यही बात उसके दिल में लग गई और उसने इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया। बेटा, उसके मरने की खबर सुनकर सिया जब विदेश से वापस आई तो अपनी बहन की ये दुर्गति देखकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां पर मौजूद किसी आदमी ने सिया को ऐसे रोते देखकर कह दिया, पहले लड़के के बाप जग्गू ने इसकी माँ की जिंदगी बर्बाद करके उसे मार डाला और देखो अब लड़का भी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए उसकी बेटियों की जान लेना शुरू कर दिया। सिया उस आदमी की बात सुनकर दौड़कर उसके पास गई और उससे अपनी माँ के बारे में पूछने लगी। वह आदमी कौन है अंकल? किसने मेरी माँ की जान ली? कौन है मेरी बहन का कातिल? प्लीज अंकल बताइए, प्लीज बताइए ना। सभी उस आदमी की तरफ देखकर उसे घूरने लगे तो वह हकलाते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानता बेटा, बस आपको रोते हुए देखकर भावुकता में अनाप शनाप बोल दिया। सिया को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ था। वह मेरा हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपने सर पर मेरा हाथ पकड़कर रखते हुए बोली, आपको मेरी कसम है दादी माँ, बताइए उस आदमी ने अभी जो कहा वह सच है या झूठ? आपने तो हमें यही बताया था ना कि हमारी मम्मी पापा की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी। फिर उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी माँ की हत्या की गई थी और उसके बेटे के कारण मेघू हम सबको छोड़कर चली गई? बोलिए दादी माँ, सच्चाई क्या है? हमने बात घुमाकर बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन वह जिद पर अड़ गई और बोली, मत बताइए, लेकिन याद रखिए आज इस घर में एक नहीं दो दो अर्थी निकलेंगी। ऐसा कहकर उसने बगल में रखा पानी का गिलास टेबल पर पटक कर तोड़ डाला और टूटा हुआ कांच अपनी गर्दन में चुभाते हुए बोली, लास्ट बार दादी माँ आपसे पूछ रही हूँ, सच्चाई बता दीजिए। अब ऐसे में हम बेबस हो गए साहब, क्या करते? सब उसे बताना पड़ा। बेटा बहू से पहले ही हाथ धो चुके थे, एक पोती चली गई, अब अपने बेटे की आखिरी निशानी को गंवाना नहीं चाहते थे। साहब हम जितना देखा जानते थे उतना आपको सब बता दिया। यही बात इन साहब को भी बताई थी जब ये हमारे घर पूछताछ करने को आए थे। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारी बिटिया ने ये सब आवेश में आकर किया है, उस पर रहम करिए। ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं केस रीओपन करा के जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात करने आऊँगा। मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ, इस बार कोई भी गुनहगार बचकर नहीं जा पाएगा। मैं जूही को इंसाफ दिलाकर रहूँगा। एसीपी लवलेस अपनी फाइल और डायरी समेट कर खड़े होते हुए बोला, जा रहे हैं तो साथ माची को भी लेते जाओ, उधर से इनको भी घर छोड़ देना। अविनाश लवलेस की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है चलिए माँ जी। उनके जाते ही अविनाश गहरी सांस लेकर, हे राम कैसी तेरी माया, कहीं भूत कहीं पुलिस वालों का डरावना साया। धैर्य, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ और जानना चाहते हो या मैं अपनी नई गर्लफ्रेंड की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूं? धैर्य बेहद उदास आवाज में, अविनाश अब जानने को बचा ही क्या है? इतना ही जानकर खुद की नज़रों में गिर गया। अगर कुछ बचा भी रह गया तो अब जानने की इच्छा ही नहीं रह गई। आप अपनी फीस बताइए कितनी हुई है? फीस मेरे ऑफिस में जाकर जमा कर देना, रिसेप्शन काउंटर में वहाँ मेरा चेला बैठा होगा, वह तुम्हें पूरा हिसाब किताब बता देगा। जूही की तरह उसकी बेटियों को भी डायरी लिखने की बुरी लत लगी हुई थी। धैर्य की तरफ डायरी बढ़ाते हुए, ये पकड़ो मेघांका की सीक्रेट डायरी, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि ये डायरी अभी तक किसी के हाथ नहीं आई थी, वरना तुम्हारा मुसीबत में पड़ना तय था। लेकिन अविनाश, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर कैसे कोई मुझे मुसीबत में फंसा सकता है? डायरी पढ़ लो, खुद ही पता चल जाएगा। भले तुमने उसे नहीं मारा, लेकिन ये डायरी सिद्ध कर देती कि तुमने उसे मरने के लिए उकसाया है। खैर छोड़ो, इसे पढ़कर जलाकर खाक में मिला देना। इतनी देर से खामोश बैठी आकृति अविनाश से सीधा सवाल करती है, सिया किस बात की दुश्मनी मानती थी? ये बात तो समझ आ गई, लेकिन सर वही यशांश ठाकुर और उदित भाई को इनसे क्या प्रॉब्लम थी? अविनाश सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने मेघांका की डायरी सिर्फ इसलिए ही धैर्य को दी है, क्योंकि उसमें उसके सभी सवालों के जवाब हाजिर थे, वरना मैं खुद डायरी को
अब तक राख बनाकर उड़ा चुका होता। ओके, आप पूछ रही हैं तो सुनिए। जैसे मेघांका आपके हस्बैंड से प्यार करती थी, ठीक उसी तरह यशांश ठाकुर का छोटा भाई अनुवंश ठाकुर मेघांका से बेनतहा प्यार करता था। मेघांका के मर जाने की खबर सुनकर वह धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। उसने धैर्य से बदला लेने के लिए कई बार प्लान भी बनाया, लेकिन हर प्लान उसका फेल साबित हुआ, जिसके बाद उसने भी खींचकर सुसाइड कर लिया और अपनी जान दे दी। इस हादसे के 3 साल बाद जब आपके हस्बैंड की पहली पत्नी समृद्धि ने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था, उसे गुप्त सूचना मिली थी कि इंद्राणी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवैध तरीके से इंसानों के अंग निकालने का गोरख धंधा चल रहा है। वह अपनी टीम के रेड डालने के लिए गई तो वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। सारे कर्मचारी और डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागने लगे। उसमें से जो सबका हेड डॉक्टर था, समृद्धि उसका पीछा करते हुए बाहर की ओर दौड़ी। वह डॉक्टर इधर उधर सड़क में भागे जा रहा था। समृद्धि ने उसे कई बार रुकने के लिए बोला, लेकिन वह डॉक्टर नहीं रुका तो समृद्धि ने उसके पैर में गोली चला दी। तभी डॉक्टर ने सामने से चली आ रही गाड़ी को हाथ दिया और जैसे ही गाड़ी उसके पास रुकी, वह ड्राइवर को बाहर घसीट कर फेंक दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। समृद्धि गाड़ी को आगे से छेक कर उसे रोक पाती, उससे पहले ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। समृद्धि ने गाड़ी के पीछे दौड़ लगाते हुए निशाना साधा और गाड़ी के टायर पंचर कर दिए। गाड़ी लड़खड़ाती हुई कुछ दूर जाकर एक बिजली के पोल से टकरा गई और धूं धूं करके जलने लगी। कुछ ही देर में देखते ही देखते गाड़ी आग का गोला बन चुकी थी। गाड़ी को जलता देख आसपास लोग इकट्ठा होकर वीडियो बनाने लगे। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, अरे देखो, जलती हुई गाड़ी के पास कोई बच्चा बेहोश पड़ा है। समृद्धि ने जब ये सुना तो वह दौड़कर बिना अपनी जान की परवाह किए उस बच्चे को वहां से उठा लाई और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया और ईश्वर की कृपा से वह बच्चा बच गया। इसके बाद इंद्राणी हॉस्पिटल के मालिक के सभी हॉस्पिटल में एक के बाद एक छापे पड़े और सभी अवैध हॉस्पिटल सीज कर दिए गए और उसके मालिक को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। आप लोग जानते हैं, वह कोई और नहीं, उदित पाठक की मां इंदिरा पाठक थी और इस धंधे में उनका सहायक देवदत्त दीक्षित, जो पागलपंती का नाटक करके मेंटल हॉस्पिटल में मौज काट रहा था, जिसे धैर्य ने हॉस्पिटल में जमकर धुला था। ओह अच्छा, अब समझ आया कि वह बार बार मेरे परिवार को उजाड़ दिया क्यों बोल रहा था। वह बच्चा और कोई नहीं, यशांश ठाकुर का बेटा होगा और उस कार में उसकी बाकी की फैमिली मौजूद होगी जो वहीं जलकर मर गई। अब गोली समृद्धि ने चलाई थी, जिसका बदला वह उसके परिवार को मार कर लेना चाहता है। इधर उदित की माँ भी समृद्धि के कारण जेल की हवा काट रही है। साथ ही उसका अरबों लाखों करोड़ों का कारोबार भी उसी के कारण ठप हो गया है। इस बात का बदला वह इस तरह दोस्ती की आड़ में निकाल रहा। बाकी उसने जो उस टाइम अपनी माँ के पकड़े जाने पर कहा था कि वह सिर्फ सच का साथ देगा, उसकी माँ ने गलत किया है। उन्हें कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। इस बात पर जब उसके पापा नाराज हुए कि वह अपने माँ के दुश्मनों से दोस्ती रखे हुए है, उन्हीं का साथ दे रहा है, तो घर छोड़कर निकल जाए। ये सब उनका प्लान के तहत बनाया हुआ एक ट्रैप था। बाकी वह सब अंदर ही अंदर दुश्मनी निकालने के लिए सुलग रहे थे। सच में आज के टाइम में किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। धैर्य बड़े ही गंभीर स्वर में एक एक कड़ी जोड़कर सभी बातों का मतलब समझकर बोलता गया। बिल्कुल सही समझे, और इन सब की मास्टरमाइंड सिया थी। विदेश से बैठे बैठे तुम्हारे दुश्मनों को छाट कर अपना ग्रुप तैयार करने में लगी थी, और जब उसका ग्रुप तैयार हो गया तो यहाँ आकर तुम्हारी बर्बादी लिखनी शुरू कर दी। सिया ने जो भी किया उसके पीछे एक जायज कारण था, लेकिन बाकियों ने जो किया वह कतई सही नहीं कहा जा सकता। कारण उसके पास भले ही सही था, उसका धैर्य, लेकिन जिस तरह से उसने रिवेंज लेने के लिए कदम उठाए वह हद से ज़्यादा घटिया थे। अगर यही करते रहे तो अच्छाई और बुराई में क्या फ़र्क रह जाएगा। कल को हमारी अना बड़ी होगी, वह भी ऐसे ही बदले की भावना दिल में लिए निर्दोषों के साथ गलत करे तो क्या ये जायज़ ठहराया जा सकेगा। आप भले उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं कभी माफ़ नहीं करने वाली। इतना बोलकर वह सोफे से उठ खड़ी हुई और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई। चलो धैर्य, तुम जाकर अपनी एटमी पावर को संभालो, मैं निकलता हूँ। अविनाश उसके गले मिलकर पीठ थपथपाते हुए बोला।
अविनाश के जाने के बाद धैर्य ने अपना पॉकेट से मोबाइल निकाला और कोई नंबर डायल करके कान में फ़ोन लगाते हुए, हेलो सर, मैं धैर्य बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ धैर्य बोलो, कैसे याद किया? मुझे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र करानी है। बट आपको सारी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र करनी है? जी सर। ठीक है, मैं पेपर तैयार करवाता हूँ। किसके नाम ट्रांसफ़र करनी है, उसका नाम बताओ। श्रेयंका और सिया। धैर्य, आप होश में तो हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? अपने ही दुश्मन को अपनी सारी प्रॉपर्टी देने जा रहे? सर, मैं पूरे होशो हवास में ये प्रॉपर्टी सिया के नाम ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। ना ही इसके लिए मुझे किसी ने धमकाया है और ना ही मैं किसी मजबूरी में आकर ये कदम उठा रहा हूँ। ओके, जैसी आपकी मर्जी। आप यहाँ आ जाइए, मैं कागजात रेडी करवाता हूँ। जी थैंक यू सर। धैर्य अपना मोबाइल लोअर की पॉकेट में डालकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सीधा अपने कमरे में आ जाता है। रूम में आकृति अनाबी को दूध पिला रही थी। वह कबर्ड से अपनी शर्ट और पैंट निकालते हुए बोला, अना को दूध पिलाकर जल्दी से 3 बैग बनाकर अपना, मेरा और अना का सामान पैक करो। हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम ये घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रहे हैं और अब बिना कोई सवाल किए जो कहा वो करो। आकृति उसे घूरते हुए बेड से उठ जाती है और मन ही मन बोलती है, वही मैं सोचूं, इतना कुछ जानने के बाद ये ज्वालामुखी इतना शांत कैसे है? इतनी देर में तो फटकर नागफनी की तरह लहरा लहरा कर अपने कांटे चुभाने शुरू कर देने चाहिए थे। वह इस बेख्याली में ध्यान नहीं देती और बाथरूम में जा रहे धैर्य के साथ घुसने लगती है। धैर्य जैसे ही अंदर घुसकर दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ता है, सामने आकृति को देखकर एकदम से शॉक हो गया और बोलने लगा, ओए यहाँ कहाँ? सामान पैक करने को कहा है, मुझे नहीं पैक करना। आकृति हड़बड़ाते हुए, सॉरी वो सॉरी, माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा ये कबर्ड है। आप अपना काम करिए, मैं सामान पैक करने जा रही हूँ। बाथरूम तुम्हें कबर्ड नज़र आ रहा है? नहीं, आप हैं बाथरूम, बाथरूम। मैं जा रही हूँ, आप अपना काम कंटिन्यू रखिए। आकृति जैसे ही जाने लगती है, उसका पैर डोरमेट में फंस जाता है और वह खुद को संभालने के लिए धैर्य को पकड़ती है। इसी चक्कर में दोनों लड़खड़ाकर बाथरूम में गिर पड़ते हैं। औच! क्या किया आपने? एक गिरती हुई लड़की को नहीं संभाल सके? आज पहली बार धैर्य ने आकृति को इतने करीब से देखा था। वह उसके चेहरे पर से नजरें हटा नहीं पा रहा था। फिर एकदम से अपना सर झटक कर मन में बोला, ये तू क्या सोचने लगा? धैर्य, तू ये सब नहीं कर सकता। जस्ट शट, बकवास बंद करो और यहाँ से निकलो। मुझे फ्रेश होकर बहुत ज़रूरी काम करना है। मैं तो जा ही रही थी, आपके कारण गिर गई, पर नहीं, सारा दोष मुझे देकर खुद गुब्बारे जैसा मुंह फूल कर तानाशाही दिखानी है। खड़ूस कहीं के। आकृति के जाते ही धैर्य जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद करके दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। उफ, ये लड़की कितनी खतरनाक है। मेरी सांसें इतनी तेज कर दी, बच के रहना पड़ेगा। मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच सकता, वरना सर के ऊपर चढ़कर नाचने लगेगी। फिर मुझे जो करना है वो नहीं कर पाऊंगा। तुझे इस टाइम इमोशनलेस होना ही पड़ेगा। अगर आप मुझ पर गुस्सा कर चुके हो तो जल्दी से तैयार होकर बाहर आइए। बार बार आपका फ़ोन बज रहा है। आकृति जोर से आवाज़ लगाते हुए बोली, किसका कॉल है? कोई बाला राजू नाम का है? ओह अच्छा, कॉल रिसीव करके बोलो हॉल में जाकर जल्दी से अपना काम करे। मैं 10 मिनट में आता हूँ। जी। करीब आधा घंटा बाद धैर्य रेडी होकर नीचे हॉल में आ गया। क्यों राजू, तुम्हारा काम फिट हो गया? एवरीथिंग इज ओके। जी सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सब कुछ रेडी है। आप कहें तो ऑन करूं? जी नहीं, रुको, सबको आ जाने दो। रसोई घर में काम कर रही अमृता को धैर्य आवाज़ लगाता है, अमृता, सभी काम करने वालों को यहाँ बुलाकर लाओ और मेम साहब से बोलो जल्दी से सामान पैक करके वो भी नीचे आएं। कुछ ही देर में घर के सारे कर्मचारी हाजिर थे। सभी के चेहरे हैरानी के भाव में डूबे हुए थे कि आज क्या हुआ है जो ऐसे सबको बुलाया गया है। सब लोग आ गए, कोई रह तो नहीं गया? धैर्य उन सबकी तरफ देखकर बोला, नहीं साहब, कोई नहीं रह गया, मैं सबको बोल के लाई है। अमृता ने जवाब दिया। राजू, अपना सिस्टम ऑन करो, बाकी सभी से बोल दिया है ना? जी सर। सिस्टम ऑन होते ही एक एक करके सभी होटल के सिस्टम जुड़ गए और सभी होटल्स के कर्मचारी अब धैर्य के सामने लगे बड़े पर्दे पर नजर आ रहे थे। आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरी बात कंप्लीट हुए बिना बीच में कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। हाँ तो
अब मैं अपने किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहा, ना घर का, ना ही किसी होटल से वगैरह। जो प्रॉपर्टी है, आज से इन सब की नई मालकिन श्रेयांका उर्फ सिया एंड उनकी दादी तुलसी देवी हैं। अगर आप लोगों को वह आगे काम जारी रखने को बोले तो ठीक, अन्यथा आप अपना दूसरा विकल्प तलाश करिए। अगर आप लोगों का काम छूट भी जाए तो हड़बड़ाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी को 3 महीने की सैलरी मुफ्त दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ इसके बाद आपको आर्थिक संकट का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सभी ने इतना कुछ होने के बाद भी बिना डरे इतने दिन तक मेरे साथ काम किया, मेरा सहयोग दिया। अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं अपने यहाँ काम करने वालों के हित को ध्यान में रखकर कुछ फैसले लूँ। यहाँ होटल्स, घर या कहीं भी जिसके साथ घटनाएं हुई हैं, उसका पूरा का पूरा दोषी सिर्फ मैं हूँ। इसलिए मैंने ऐसा फैसला करने का निर्णय लिया है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे फैसले को समझेंगे और आज तक मेरा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। धैर्य की बात पूरी होते ही सभी जोर जोर से शोर मचाकर ऐसा न करने के लिए गुहार लगाने लगते हैं, लेकिन धैर्य इशारे से बाला राजू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ करने को कहता है। तभी एक नौकर आकर धैर्य के पैर पकड़ लेता है। प्लीज सर, ऐसा मत करिए। आप भले कितना भी गुस्सा करते हो, लेकिन आपने हमेशा हम सबके बुरे वक्त में मदद की है। जिसने आपके परिवार को आपको जान से मारने की कोशिश की, उसको हमारा मालिक बनाकर हमारा कोई भला नहीं होगा। धैर्य उसे खड़ा करते हुए, पहले आप उठिए, ये क्या करने में लगे हो? अगर आपको नए मालिक के साथ काम नहीं करना पसंद आए तो कहीं दूसरी जगह कर लेना। प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए। आज तक जो भी होता आ रहा है सिर्फ इस प्रॉपर्टी के कारण है। अब मैं इस प्रॉपर्टी को उसके असली मालिक को देकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस काम में मेरा सहयोग देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ड्राइवर, गाड़ी की चाबी दो। चलिए सर, मैं आपको छोड़ देता हूँ, नहीं मैं खुद चला जाऊँगा। आज से आप लोग सिर्फ उनके ऑर्डर को फॉलो करना। धैर्य ड्राइवर से गाड़ी की चाबी लेकर आकृति के पास जाता है और खुद ही बैग उठाकर चल पड़ता है। तभी ड्राइवर आकर सामान लेते हुए, प्लीज सर, इतना तो करने दीजिए। हम ठीक है। धैर्य सीधा गाड़ी लेकर कोर्ट पहुंचता है। गाड़ी पार्क करके वह आकृति से बोला, तुम अना के साथ यहीं मेरा वेट करो, मैं लॉयर से मिलकर आता हूँ। हम जल्दी आइएगा, बस काम खत्म करके फौरन आता हूँ। धैर्य कोर्ट परिसर के अंदर अपने वकील के बेंच पर जैसे ही पहुंचता है, सामने तुलसी देवी के साथ चेयर पर बैठा अविनाश। वाह धैर्य बाबू, हमें इतनी जल्दी लाइन हाजिर करवा कर आप बड़े मस्त चाल चलते हुए आए हैं। सॉरी सर, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, इसलिए लेट हूँ, वरना घर से मैं जल्दी निकला था। आओ बैठो, खड़े क्यों हो? थैंक यू सर। कहाँ चले गए? वकील साहब, कागज बनवाने का कुछ काम था, उसी के लिए गए हैं। वकील को सामने से आता देखकर ये लो आ गए। लॉयर यशपाल आर्य चेयर पर बैठते हुए, आ गए आप? एक बार फिर से सोच लो धैर्य, ये आप कोई छोटा मोटा फैसला नहीं ले रहे, अपनी जिंदगी की कमाई गंवाने जा रहे हैं। सर, जब बड़े गलत करें तो बच्चों को उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। अब आगे ये दुश्मनी का बीज ना पनपे, इसके लिए मुझे ये करना जरूरी लगा, वरना इसकी आग में आगे की पीढ़ी भी झुलसती चली जाएगी। ठीक है, एक फाइल खोलकर साइन करने की जगह बताते हुए, चलो यहाँ पर साइन करो। वह फाइल पलटते हुए कई जगह पर साइन लेता है और फिर बोला, अपनी वाइफ और मिस सिया को लेकर आए हैं, वो दोनों कहाँ पर हैं? सर, मैंने बताया तो था कि मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ, उसे पता चल गया तो वह लेने से साफ मना कर देगी। देखिए धैर्य, अगर आपको प्रॉपर्टी उन दोनों के नाम करनी है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने उन दोनों का हाजिर होना अनिवार्य है, क्योंकि उन दोनों के भी साइन होने हैं। धैर्य, तुम्हें क्या लगता है सिया इस चीज के लिए यहाँ आएगी? अविनाश उसकी तरफ देखकर बोला, कम चांस है सर, वैसे भी मैंने तुलसी जी के नाम के पेपर भी बनवा लिए हैं। मुझे पहले से थोड़े डाउट था कि शायद जैसे नेचर की वह है प्रॉपर्टी लेने से मना कर दे, इसलिए आपसे इनको यहाँ लाने के लिए बोला था। ओके, आप अपनी पत्नी और 4 गवाही लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस आइए। गवाही लेकर आए हैं ना आप? जी वकील साहब, गवाही रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच चुके हैं। चलिए हम दोनों चलें। धैर्य, अपनी वाइफ को लेकर आ जाइएगा। अविनाश अपनी तरफ धैर्य को देखते पाकर बोला, आप लोग चलिए, मैं बस अभी लेकर आया, वो गाड़ी में ही बैठी मेरा वेट कर रही है। धैर्य बिना कुछ बताए आकृति को ये कहकर ले आया
कि वह प्रॉपर्टी के कुछ कागजात में पति के साथ पत्नी के भी साइन चाहिए हैं। ऐसा लॉयर ने बताया है। चलकर साइन करो। रजिस्ट्रार ऑफिसर पहले धैर्य से साइन कराता है और फिर तुलसी देवी को प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी देने के बाद बोलता है, अगर ये मंजूर है तो इसमें आप साइन कर दीजिए। फिर वह आकृति को प्रॉपर्टी के बारे में बताने को होता है तो वह मना करते हुए कहती है, मुझे इन पर पूरा भरोसा है सर, ये पहले ही मुझे बता चुके हैं, ये जो करेंगे हम सबके भले के लिए करेंगे। लाइए मैं साइन कर देती हूँ। रजिस्ट्रार ऑफिसर बड़बड़ाते हुए फाइल आगे कर देता है। आप जैसे लोग ही क्राइम को बढ़ावा देते हैं। पहले कहते हैं पूरा भरोसा है और बाद में खुद ही अदालत में उसके खिलाफ केस फाइल करते हैं। आकृति के बाद चारों गवाही के रजिस्ट्रार ऑफिसर साइन कराता है। कांग्रेचुलेसन, आप तीनों का काम हो गया। धैर्य ऑफिस से बाहर निकलकर अविनाश के गले लग जाता है और कहता है, आपके बिना ये काम सच में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। कोई नहीं यार, हमारा तो काम ही यही है, अपने क्लाइंट को मुश्किलों से उबार कर उसकी नैया पार लगाना। तुम जाओ अपनी आगे की समरभूमि देखो, कोई जरूरत हो तो बेझिझक कॉल कर लेना। ये मत सोचना कि मैं फीस की डिमांड करूंगा। अविनाश के जाने के बाद धैर्य आकृति से पूछता है, वो तुम्हारी दोस्त कनिका का घर कहाँ पर है? उसका एड्रेस बताओ, आज के दिन हमें वहीं रुकना होगा। मैं कल तक कोई अच्छा सा रूम ढूंढ लूंगा। वह एक दिन के लिए हमें रख तो सकती है ना। आप परेशान मत होइए, बस चलिए, वो कभी मना नहीं करेगी। वैसे एक बात पूछूं धनक? हम पूछिए। मैंने सारी प्रॉपर्टी सिया के नाम कर दी। इस बात से तुम खुश तो हो ना? कहीं तुम्हें मेरे फैसले पर कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। शायद हमेशा के लिए ये रंजिश खत्म करने का इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं था। जब सिया को ये प्रॉपर्टी वाली बात पता चलेगी तो वह जरूर गुस्से से उल्टा सीधा बोलकर लेने से इनकार कर देगी, लेकिन बाद में उसे ये जरूर एहसास हो जाएगा कि आप अपने माँ बाप जैसे बिल्कुल नहीं हैं। मुझे लगा कि शायद मैं सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, जबकि तुमसे शादी के वक्त शर्त रखी थी, मैं तुम्हें एक बड़ा बंगला गिफ्ट दूंगा, साथ ही 5 करोड़ रुपए। ये सब मैंने तुम्हें नहीं दिया, इसलिए बुरा फील हो रहा हो? मैं आपका मुंह ना तोड़ दूं? ये कैसी बातें करते हैं? मुझे ना प्रॉपर्टी तब चाहिए थी और ना ही आज। जितनी खूबसूरत दुनिया आपने मुझे दी है उसके आगे ये सब फीका लगता है। मुझे कोहनूर जैसी बेटी मिल गई। और आकृति को चुप देखकर धैर्य बोला, और क्या बोलो, कुछ नहीं। कुछ देर के लिए उन दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी छा गई। धैर्य थोड़ी थोड़ी देर में आकृति को कनखियों से गाड़ी चलाते हुए देख लेता। वह अन्ना के बाल सहलाते हुए खिड़की के बाहर नजरें गड़ाए किसी सोच में डूबी हुई थी। धैर्य खामोशी तोड़ते हुए, क्या सोच रही हो धनक? कुछ नहीं। अरे रोकिए रोकिए, कहाँ भगाए ले जा रहे हैं? कनिका का घर आ गया। आराम से बोलो, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? गाड़ी है, वापस लौटा सकते हैं, कोई एरोप्लेन नहीं। ये लो, सामने बिल्कुल खड़ी हो गई। अब आराम से उतरो और जाकर उसे बुलाओ, मैं सामान लेकर आता हूँ। आकृति अन्ना को लेकर चली जाती है। धैर्य गाड़ी से उतरकर जल्दी से पीछे का सामान निकालकर रोड पर रखता है और अपने बैग से कुछ कपड़े निकालकर वापस गाड़ी में डाल देता है। आप क्या करने में लगे हैं? लाइए मैं एक बैग ले चलती हूँ, आकृति पास आते हुए बोली। धैर्य जल्दी से दरवाजा बंद करके मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस वो बैग फंस गया था। ये लो, हल्का वाला बैग पकड़ो, बाकी दो मैं ले चलता हूँ। आइए जीजू, आप लोगों का जब तक दिल चाहे तब तक यहाँ रह सकते हैं। बाकी मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी इच्छा है आप पूरी लाइफ यहीं रहते, कितना मजा आएगा। थैंक यू कनिका, एंड सॉरी उस दिन मेरे बात ना करने की वजह सख्त थी। इट्स ओके जीजू, जैसे हादसे हो रहे थे उस पर सबके ऊपर आपका शक करना जायज़ था। अगर आप लोगों का हो गया हो तो कुछ खाने को बनाएं। देखो मेरी बेटी को कितनी भूख लगी है। मेरी फूल सी बेटी का मुंह पिचक गया। आप दोनों बैठो, मैं कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। अपने बाल समेट कर क्लेचर लगाते हुए कहती है, रुक, मैं भी चलती हूँ। तुझे क्या पता ये दोनों कैसा खाना पसंद करते हैं। स्पेशल मेरी क्यूटी का खाना तो तू बना ही नहीं पाएगी। कोई ना, कुछ दिन में सबकी पसंद का खाना चुटकियों में बनाना सीख जाऊंगी। अभी चल और केवल बताती जाना, बाकी काम मैं कर लूंगी। आप लोग बनाइए खाइए, मैं रूम ढूंढने जाता हूँ, साथ ही उनकी ये गाड़ी छोड़ आऊंगा। जीजू, रूम ढूंढने की इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने कहा ना, आप लोग यहीं रहिए। हाँ धैर्य, आप रुक जाते ना, कम से कम खाना खाकर तो जाते। फिलहाल तो मुझे भूख नहीं लगी है, अगर बाद में लगेगी तो बाहर खा लूंगा।
वो मैं अपने दोस्त के पास भी थोड़ा मिलने जा रहा था। मैंने सुबह उससे बोला था कि कोई मेरे लायक काम हो तो बताए। उसी का मैसेज आया था कि उसने एक जगह बात की है। आज ही उससे आकर मिल लूं, वरना वो एक वीक के लिए फॉरेन चला जा रहा है। फिर पता नहीं कब मुलाकात हो सकता है इस दौरान वह जॉब किसी और को ऑफर ना हो जाए, इसलिए मैं अभी आकर उससे बात कर लूं। ओके जीजू, जाइए, बेस्ट ऑफ लक। आकृति बिना कुछ बोले उसे एकटक देखती है, तो वह नजरें घुमाकर अनाबी के पास आकर घुटने के बल बैठ जाता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, मेरा अना बच्चा, मम्मा को ज़्यादा तंग मत करना, पापा जल्दी लौट आएंगे। तब तक आप मम्मा के साथ अच्छे से रहना, रोना तो बिल्कुल नहीं। अगर आप नहीं रोते तो पापा आपके लिए वापस आते वक्त आपकी फेवरेट वाली ढेर सारी चॉकलेट लेकर आएंगे। वह उठकर जाने लगता है। पीछे से आकृति बोलती है, कौन सी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं और आपके दोस्त का क्या नाम है? अजय जैन नाम है, जो मनसावा कंपनी का मालिक है। अब जॉब का मुझे नहीं मालूम, उसके विषय में वहीं जाकर पता चलेगा। ठीक है, जाइए, शाम को जल्दी घर लौट आना, हम सब आपका वेट करेंगे। धैर्य के जाने के बाद कनिका आकृति से, तू जीजू से ऐसे सवाल क्यों पूछ रही थी? एक तो वह काम के लिए जा रहे और तूने उन्हें विश करने के बजाय उल्टा सक्की बीबी जैसे टिपिकल सवाल कर दिए। तू नहीं जानती कनिका, पक्का ये कुछ छुपा रहे हैं। देखा नहीं तूने ये मुझसे कैसे नजरें चुरा रहे थे? कुछ ना कुछ लोचा है। एक काम कर, तू अना का ख्याल रखना, मैं इनके पीछे जाकर देखती हूँ। कनिका उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए, पागल हो गई है क्या? तू अपने पति पर शक कर रही है? इतना कुछ उन्होंने अपने माँ बाप के बारे में सुना और फिर ऐसा फैसला लेना कोई मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। जब वह शाम को वापस घर आएंगे तब आराम से पता कर लेना। फिलहाल के लिए तुझे मैं कहीं नहीं जाने देने वाली। सोच, अगर उन्हें पता चल गया कि खुद की बीबी को उन पर भरोसा नहीं है तो कितना बुरा लगेगा। वह पहले से ही इतने टूटे हुए हैं, ऐसा करके तू उन्हें और तोड़ने में लगी है। तू सही कह रही है, मुझे उन पर शक करने के बजाय यकीन करके उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। शायद पहली बार वह इस तरह किसी से काम मांगने जा रहे हैं। यही देखकर मुझे बुरा फील हो रहा होगा, वरना भला और कौन सी बात होगी। आकृति कनिका के सामने उसका मन रखने के लिए बोल तो देती है, लेकिन उसका मन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि धैर्य केवल जॉब के लिए गया है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।